स्पष्ट विद्या में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्ड क्या होते हैं, वर्ड के भेद किन्हें कहते हैं, और उसके बाद हमने वर्ड के जो भेद देखे थे, स्वर और व्यंजन, उनकी परिभाषा की चर्चा कर ली थी। आज हम लोग अगला बिंदु जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं स्वर के भेद। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? स्वर के भेद। चलिए इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो हमें पता है कि स्वर की हमने जो है स्वर की परिभाषा जो है वो हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्वर के भेद। चलिए पहले अगर हम लोग यहाँ पर स्वरों की बात करें भेद की, उससे पहले यहाँ पर मुझे बताइएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या कितनी संख्या होती है? तो हम बात करेंगे स्वर की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। ये बात करी जाती है सब हिंदी में। आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन वहां पर आपको मिलेगा 11, 13, 10, 14। ठीक है, तो आप कौन सा लगाएंगे? फिर आपको लगाना है 11। लेकिन आपसे यहीं पर पूछ ले कि संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में स्वरों की संख्या, तो हम यहीं पर बात करें, संस्कृत में स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सब ये दो कौन से बढ़ जाते हैं संस्कृत हिंदी में, या सामान्य प्रश्न पूछ लिया आपसे कि स्वरों की संख्या, तो आपको 11 ही लगाना है, याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन अगर वो कर दे कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, या यहां पर आपसे ये कह दे कि कुल स्वरों की संख्या, यहां पर ऐसे भी कह सकता है कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो भी आपको 13 ही लगाना है। दोनों ही चीजें समझ में आई। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये जो 12वां और 13वां ये स्वर बढ़ा, तो ये होते कौन कौन से स्वर हैं? चलिए, तो ये होते हैं आपके, एक होता है आपका दीर्घ रे और एक होता है लिरे। कौन से? दो शब्द हैं आपके, दो वर्ड हैं सॉरी, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका रे यानी कि दीर्घ रे, लघु रे आता है यहाँ पर, और एक होता है लिरे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात कर रहे हैं स्वर के भेद। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं, नोट कर लीजिए। अब बात करें स्वर के अगर भेद की, तो स्वर के भेद कितने होते हैं? तो पहले अगर भेद की बात करें हम, पहला भेद कौन सा है? तो पहला भेद है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। पहला बिंदु हम लोग क्या देखने वाले हैं? पहला प्रकार है ये स्वरों का मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हम लोग जो स्वर देखेंगे, उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मात्रा किसे कहते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए मात्रा क्या होता है? मात्रा आपने खूब बचपन से सुना होगा, छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तमाम प्रकार की आपने मात्रा पढ़ी है। आप मुझे ये बताइए मात्रा कहते किसे? चलिए ये स्पष्ट मैं कर देता हूं। मात्रा किसे कहते हैं इसे समझ लीजिएगा। मात्रा, तो यहां पर देखिए किसी भी वर्ड को बोलने में, किसी भी वर्ड को बोलने में जो समय लगता है, उसे, किसी भी वर्ड को बोलने में जो समय लगता है उसे उस वर्ड की, उस यहां लिख देते हैं, उसे उस वर्ड की मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसे उस वर्ण की मात्रा कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा, मात्रा का अंदाजा जो लगाया जाता है वो उसके समय के आधार पर लगाया जाता है। किसके आधार पर लगाया जाता है? समय के। जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं, जैसे मैंने ले लिया ध, एक शब्द लिया मैंने धे, एक शब्द लिया मैंने, सॉरी शब्द नहीं वर्ड, एक लिया धी, ठीक है, एक लिया मैंने धू, ठीक है, एक लिया धू। इतना फर्क देखिएगा साहब, क्या फर्क है? तो पहला देखा हमने ध, इसे बोलने में कितना समय लगा? थोड़ा सा समय लगा। फिर उसके बाद मैंने बोला धे, एकदम झटके से बोला मैंने, क्या बोला? धे। और फिर यहीं पर मैंने बोला धी। तो आपको पता है कि जहां कम समय लगता है वहां छोटी ई की मात्रा आएगी, जहां ज्यादा समय लगा वहां बड़ी ई की मात्रा आएगी। जैसे मैंने कहा धी तो कम समय लगा, तो कौन सी मात्रा आ गई? छोटी ई की। जैसे मैंने कहा धी तो कौन से समय के आधार पर ही तो आपने अंदाजा लगाया कि किसकी मात्रा आएगी? साहब बड़ी की। जैसे मैंने कहा धू, मैंने कहा धू, तो आप क्या, आपको आपके दिमाग में फैक्ट आ गया साहब क्या, कि कम समय लगा है तो कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ऊ की मात्रा आएगी। यहीं पर अगर मैंने कह दिया धू तो आपको पता चल गया समय ज्यादा लगा है, इसका मतलब साहब बड़ी ऊ की मात्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए फटाफट से। अभी ये प्रकार नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने मात्रा पर चर्चा की थी कि मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे मात्रा उच्चारण आधार पर स्वरों के भेद की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। यहां पर देख लीजिए कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद हम लोग देखेंगे, पहला भेद देखेंगे तो वो होता है आपका ह्रस्व या लघु या छोटा या एकमात्रिक, एकमात्रिक या अखंडित, अखंडित। इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहेंगे, लघु स्वर भी कहेंगे, छोटा भी कहेंगे, एकमात्रिक भी कहेंगे या अखंडित भी कहेंगे, क्योंकि इसके खंड नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, और इसे मूल स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल स्वर या प्रारंभिक वर्ड भी इसी को कहा जाता है, प्रारंभिक वर्ड। अब ये कौन कितने होते हैं? पहली बात तो ये, जितने इनके नाम है 1 2 3 4 5 6 7, नाम 7 है लेकिन इनकी संख्या ही 4 है। कितनी संख्या है इनकी? 4। वो कौन कौन सी है वो समझ लीजिए। ऐसे स्वर जो छोटे हैं या लघु है या ह्रस्व है या एक मात्रा बनती है उनकी, या अखंडित है या मूल है या प्रारंभिक वर्ड है, तो वो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और रे। ठीक है, अ, ई, उ, रे, ये 4 वर्ण जो है दोस्तों वो कौन से हैं? वो आपके प्रारंभिक भी कह देते हैं इन्हें, ह्रस्व भी कह देंगे, लघु भी कह देंगे, छोटे भी कह देंगे, एक मात्रिक भी कह देंगे, खंडित भी कहेंगे, मूल भी कहेंगे, प्रारंभिक भी कहेंगे। क्योंकि ये छोटे हैं, लघु छोटे बात एक ही होगी। ठीक है, एक मात्रिक मतलब इनकी एक मात्रा बनती है। याद रखना अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये अशांत स्वर, शांत स्वर है। ठीक है, उसके बाद है आपका मूल, मूल है, इन्हीं से कई सारे वर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, मिलकर बनते हैं, इसलिए मूल वर्ड करे जाते हैं। और फिर अगला है आपका प्रारंभिक, ये शुरुआत भी इनसे होती है। ठीक है, तो ये जो है वर्ड क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा आता है आपका दूसरा। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आता है दीर्घ। दूसरा कौन सा है? दीर्घ या बड़ा या द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। या हम इसे कह सकते हैं, जब ये अखंडित है ये तो ये खंडित हो जाएगा, खंडित स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसे एक नाम से और जानते हैं, संधि स्वर भी कहा जाता है इसे, संधि स्वर। ठीक है, तो इतने सारे इसके नाम हैं, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक या खंडित, और जो है इसे संधि स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, और हाँ इसे खंडित मैंने लिखवाई दिया। ठीक है, इतने सारे इसके नाम हैं साहब।
गुरु तो कह ही देंगे, एक और लिख लो गुरु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 नाम है और संख्या कितनी है इनकी, संख्या है इनकी 7, क्योंकि आपको पता है कुल स्वरों की संख्या कितनी है 11 है, उसमें से 4 तो यहाँ आ ही गए, बचे कितने 7। अब वो 7 है कौन कौन से, तो वो 7 देख लीजिए। एक तो आ जाएगा आपका दीर्घ आ, फिर दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, फिर आपका आ जाएगा लघु ए, दीर्घ ए, लघु ओ, दीर्घ औ। ठीक है, इस तरीके से ये 7 वर्ड हो गए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये ऊ नहीं आएगा, छोटा ऊ। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 वर्ड हो गए बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है साथियों, ये नोट कर लीजिए। 3 प्रकार बताए थे हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर। पहला ए ह्रस्व, लघु या छोटा भी कह देते, एक मात्रिक या अखंडित या मूल या प्रारंभिक। पर इनकी संख्या कितनी है 4। वो 4 कौन कौन से, अ ई उ रे। उसके बाद आता है दीर्घ या बड़ा या द्विमात्रिक या खंडित भी कहेंगे, इसे संधि स्वर भी कहेंगे, गुरु भी कहेंगे। इनकी संख्या है 7। कौन सा, आ ई उ ए ओ ओ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार की। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर हमने जो है कितने प्रकार देखने हैं, 3 भेद होते हैं। उसमें से हमने 2 देख लिए। कौन कौन से, एक ह्रस्व देख लिया, एक दीर्घ देख लिया। तीसरा आता है प्लुप्त स्वर। कौन सा, प्लुप्त स्वर आता है भाई तीसरा। तीसरा कौन सा आता है, सी कह देते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर, या इसे त्रिमात्रिक भी कह देते हैं, त्रिमात्रिक। ठीक है, त्रिमात्रिक यानी कि इसकी 3 मात्राएं होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 मात्राएं तो किसी की होती नहीं है, तो इसकी 3 मात्रा कैसे हो जाएंगे। तो याद रखना, इसका जो प्रयोग है वो संस्कृत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। किसी स्वर को लंबे समय तक यहां पर ऐसे लिखिएगा, जब लिख लीजिए, जब किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, तो वह प्लुप्त रूप धारण कर लेता है। तो वह कौन सा रूप धारण कर लेता है, प्लुप्त रूप धारण कर लेता है। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा मुद्दा ये और आता है, इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। मतलब जब आप इसे बोलेंगे तो इसमें कितना समय लगता है, 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। जैसे आपको कोई बात कहनी है, जैसे कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा है, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी माता जी आपके पास खड़ी है, तो आप कैसे कहेंगे, मैया।
लेकिन वहीं कहीं दूर आपकी माता जी आपसे खड़ी है तो एकदम आप चिल्लाएंगे मैया। पीछे से जो पीछे वाला जो स्वर है वो काफी लंबा खिंच जाएगा। जब वो लंबा खिंच जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्लुप्त स्वर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं। जोर से बिजली गरजी तो एकदम से कड़ाक की आवाज आती है, तो वो कड़ाक की आवाज ऐसे आती है कि कुछ टूट गया, वो आवाज काफी दूर तक गूंजती चली जाती है, प्लुप्त का उदाहरण है। ठीक है, या हम समझ सकते हैं, आपने कुआं देखा होगा, कुएं जो पक्के कुएं जो होते हैं उनमें आपने जैसे आवाज लगाई, किसी का भी नाम पुकारा, तो जब आप किसी का भी नाम पुकारते हैं तो वो काफी देर तक गूंजता है, पीछे वाला जो वर्ड है वो काफी देर तक गूंजता है। वह चीज किसका उदाहरण है? प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। समझ में आ गई? एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है। कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। कहाँ पर प्रयोग होता है इसका? संस्कृत में होता है। ये चीज भाई नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए साथियों, ये आपको प्लुप्त स्वर समझ में आ गया होगा कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। प्लुप्त स्वरों की संख्या देखिए, हमें पता है कि जो कंप्लीट स्वर होते हैं, जो पूरे स्वर होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो क्या सभी स्वरों के, जैसे मान लीजिए हमने किसी स्वर का किसी वर्ड शब्द के पीछे प्रयोग किया है, तो क्या हम सभी स्वरों को त्रैमात्रिक में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। कुछ एक स्वर हैं, उनकी संख्या है 8। कितनी संख्या है? 8 है। कितनी संख्या है दोस्तों? 8 है उनकी संख्या साहब। अब 8 है तो वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका, एक आ जाता है आपका अ, फिर आ जाएगा आपका आ छोटा, फिर बड़ा, फिर उसके बाद आता है आपका ई, दीर्घ ई आ जाता है इसी में, फिर उसके बाद आता है आपका दीर्घ उ, फिर लघु ए, दीर्घ ए। उसके बाद आपके जो अगले वर्ण जो रहते हैं वो रहता है लघु ओ और दीर्घ ओ। ठीक है, ये इनकी संख्या के लीजिए 2, 4, 6 और 8। 8 हो गई आपके। ये क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप उदाहरण और लिख सकते हैं। इसके उदाहरण, कुएं की ध्वनि। कुएं की ध्वनि किसका उदाहरण है? प्लुप्त स्वर का उदाहरण है। यहां पर आप समझ सकते हैं बिजली का गरजना। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आपका प्लुप्त स्वर का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि स्वर के भेद, आपको स्वर का जो मैंने पहला भेद पढ़ाया है आपको मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, वो आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। हमने इसके 3 प्रकार देखे थे। कितने प्रकार देखे थे? 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकारों की अगर हम लोग दोबारा से बात करें तो पहला हमने प्रकार देखा था, कौन सा वाला देखा था? हर्ष स्वर, या लघु भी कहा था हमने, एक मात्रिक भी कहा था, छोटा भी कहा था, खंडित भी कहा था, मूल भी कहा था। उनकी संख्या कितनी थी? 4। आ ई र। अगला प्रकार कौन सा देखा? उसके बाद अगला प्रकार देखा था स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर भी, खंडित देखा था। उसमें क्या आ जाता था आपका? दीर्घ आ आता था, उसके बाद ई आती, लघु सॉरी दीर्घ आता था, उसके बाद लघु ए, दीर्घ ए, फिर ओ और औ। इस तरीके से 7 स्वर आते हैं। उसके बाद हमने देखा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त संख्या कितनी है? 8 है। 8 हो गया, 8 देख लिए, अ आ ई उ ए और ओ। ठीक है, हाँ, उदाहरण मैंने लिख दिए, कुएं की ध्वनि और बिजली का गरजना। ये किसके उदाहरण है आपके? ये इसी उदाहरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और इससे आगे की जो कहानी है उसे हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।